और वापस लौटने में ही समझदारी समझता है। अभी तो चलता हूँ, कल से दूसरे चोर रास्ते से निकल जाऊंगा। ये भीमसेन हर जगह थोड़ी खड़ा होगा। ऐसा कहकर राजू वहां से चला जाता है और अगली रात को दूसरे चोर रास्ते से निकल जाता है। ये गांव वाले भी कितने मूर्ख हैं, इनको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। चोर रास्तों पर तो इनका ध्यान ही नहीं होता है। बेवकूफ कहीं के। और वो खली के जैसा दिखने वाला अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। अगली सुबह गांव वाले उठते हैं और राजू के घर के बाहर उसकी पत्नी रानी को रोते हुए देखते हैं। उसी समय वहां सरपंच जी आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये राजू बैंड वाले की घरवाली ऐसे रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं सरपंच जी, इसका घरवाला राजू मेरे मना करने के बावजूद रात में इस गांव से बाहर निकला और मारा गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ भीमा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुम तो इस गांव के सबसे बलवान आदमी हो। मैं आपकी बात और गुस्सा दोनों समझता हूँ, लेकिन सरपंच जी राजू किसी दूसरे चोर रास्ते से रात में चला गया और मारा गया, क्योंकि मैं तो मुख्य रास्ते पर ही पहरा देता हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी राजू के बूढ़े पिता रामलाल वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या हो गया सरपंच जी? मेरा बेटा कहाँ चला गया? उसे ढूंढिए ना, वो हमारा इकलौता सहारा था। अब हम आपके भरोसे हैं। रामलाल की बात सुनकर वहीं खड़े गांव के कुछ जवान लड़के, जिनके नाम सोनू और मणि होते हैं, बोलते हैं, चाचा जी आप चिंता ना करो, हम गांव वाले मिलकर राजू भैया को ढूंढेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह से गांव वाले रोज गायब होते रहे तो कुछ समय में इस गांव में एक भी आदमी नहीं रह जाएगा। फिर सोनू और मणि वहां से चले जाते हैं। मणि सोनू से बोलता है, सोनू भाई, आप गांव वालों से बोल तो आए हो कि लोगों को ढूंढोगे, लेकिन आपको पता है कि वो लोग कहाँ हो सकते हैं जो गायब हुए हैं? तुम्हारी बात में तो दम है, लेकिन मुझे न जाने क्यों लगता है लोगों को खो जाना जंगल में बहने वाली नदी से जुड़ा हुआ है। हम दोनों को उसी नदी के पास चलकर देखना चाहिए। फिर दोनों उस नदी के